तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आपने पिछली वीडियो तो देख ही ली होगी, अगर नहीं तो उसे देखें। पिछली वीडियो में नारुतो स्क्रॉल लेकर भाग गया था और उसने अंबू स्क्वाड को भी मार दिया था। अब आगे देखते हैं। कुछ दिनों बाद रात का आसमान काले धुएं जैसा था। बादल इतने घने कि चांद की हल्की रोशनी भी उन तक पहुंचने से पहले ही मर जाती। जंगल में गहरा सन्नाटा था, जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर जानवर किसी ऐसी चीज की आहट महसूस कर रहा हो जो अभी जन्म लेने वाली हो। और इस घोर अंधेरे के बीच एक छोटा सा आकृति नदी किनारे बैठा था, घुटनों से चेहरा टिकाए हुए। वो था नारुतो उजुमाकी। लेकिन ये वही नारुतो नहीं था जिसे गांव वाले जानते थे। न वो मुस्कुराता बच्चा, न वो प्रैंकस्टर, न वो अकेला लेकिन मासूम लड़का। ये नारुतो एक अलग ही आग में जल रहा था। एक ऐसी आग जो किसी दोस्ती, किसी परिवार, किसी सपने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शक्ति से पैदा हुई थी। नारुतो की सांसें तेज थीं, उसका शरीर मिट्टी और खून से लथपथ था। पिछले 3 दिनों से वो यहाँ था, गांव से बहुत दूर, जहां कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। उसने खुद को इस जंगल में बंद कर लिया था, ठीक उसी रात जब उसे होका के रेजिडेंस के अंदर रखा गया फॉरबिडन स्क्रॉल मिल गया था। वो सुधारने, रक्षा करने और बचाने के लिए था, लेकिन नारुतो उसे पढ़ रहा था ताकि वो नष्ट कर सके। जंगल की ठंडी हवा नारुतो के गाल छूती, लेकिन वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसकी आंखें नदी में पड़ते अंधे प्रतिबिंब पर टिक गई थीं। वो अपने रिफ्लेक्शन में खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसके अंदर कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं आएगा। तभी उसकी चेतना के भीतर एक भारी गहरी आवाज गूंजी। तुम्हें मालूम है तुम्हें किस चीज की कमी है? आवाज गूंजी जैसे पेट में गड़गड़ाहट। नारुतो ने आंखें खोली। कमी? उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे सिर्फ शक्ति चाहिए, बाकी कमी मायने नहीं रखती। कुरामा हंसा। एक ठंडा, कटु, गूंजता हुआ हंसी का स्वर नारुतो की हड्डियों में उतर गया। शक्ति बिना किसी चाकरा नेचर के ये अधूरी है बच्चे, दूसरों की और तुम्हारी अपनी भी। नारुतो ने आंखें उठाईं। मुझे सिखाओ। ये पहली बार था जब नारुतो ने कुरामा से सीधी मांग की थी। वो अब मदद चाहने वाला बच्चा नहीं था, वो आदेश देने वाला योद्धा बन रहा था। ठीक है, फायर स्टाइल से शुरू करते हैं, लेकिन याद रखना, आग सिर्फ जलाती नहीं, आग जन्म देती है और निगलती है। नारुतो खड़ा हो गया। उसके घुटनों से दर्द उठ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें भयानक रूप से स्थिर थीं। जंगल में रात और भी डार्क हो गई। नारुतो ने अपनी दोनों हथेलियां आगे फैलाईं। कुरामा की चक्र उसके शरीर में हलचल करने लगी, अनियंत्रित। नारुतो की नसें जैसे खौलने लगीं। उसने आग के बेसिक सील्स बनाए, पहली बार। लेकिन कुरामा की चक्र साधारण चक्र जैसी नहीं थी। वो जंगली थी, वो खून मांगती थी। नारुतो ने सील पूरा किया और उसी पल उसके हाथों से आग फूटी नहीं, विस्फोट हुआ। नारुतो हवा में उछलकर पेड़ से टकराया। उसके हाथों की त्वचा छिल गई, मसूड़ों से खून। कुरामा की हंसी फिर गूंजी। अगर इतना ही काफी था तो तुम्हारे अंदर मुझे बंद क्यों किया गया? नारुतो दांत भींचकर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा एक भयानक चमक थी। फिर से वो फिर खड़ा हुआ, फिर हाथ आगे किए, फिर वही सील्स, फिर वही चक्रा। दूसरी बार उसका शरीर कांपा, हाथ जलने लगे और थोड़ी सी धुआं निकली। फिर वो गिर पड़ा। फिर से तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। हर प्रयास में नारुतो का शरीर कमजोर होता गया, पर उसकी दृष्टि नहीं, उसकी इच्छा नहीं, उसका हंगर नहीं। वो हंगर जो सिर्फ शक्ति से शांत होने वाली थी। 12वें प्रयास पर कुरामा की आवाज थोड़ी बदली। अब आ रहा है, अपने दर्द को आग में बदलो। नारुतो की सांसें भारी हो गईं, उसकी आंखें लाल पड़ गईं। उसने सील्स बनाए। इस बार आग फूटी नहीं, धीरे धीरे खिली। एक काली भयानक गरजती हुई लपट उसके हाथों के बीच जन्म लेने लगी, जैसे आग नहीं कोई दानव उठ रहा हो। जंगल की हवा गर्म हो गई, पेड़ के पत्ते झुलसने लगे,
वातावरण डरता हुआ महसूस होने लगा। और पहली बार नारुतो ने अपनी हथेली में फायर बॉल पकड़ी। पर यह साधारण नहीं थी। इसका रंग लाल नारंगी नहीं, तप्त काले किनारों वाला गहरा लाल था, जैसे नरक का धड़कता हुआ दिल हो। नारुतो ने इसे आगे फेंका। आग का गोला फटकर जमीन को चीरता हुआ आगे निकला और एक विशाल पेड़ से टकराया। विस्फोट इतना तेज था कि पूरा तना 2 हिस्सों में टूट गया। वुड पिघलकर अंदर से कोयला बन गया। जमीन पर गोलाकार निशान चमक उठा। नारुतो मुस्कुराया नहीं, वो शांत रहा, जैसे ये सब सामान्य हो। लेकिन कुरामा ने कहा, ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में नारुतो ने खुद को नींद, भूख, दर्द सबसे काट दिया। वो सुबह जंगल, रात नदी किनारा और हर घंटे फायर चक्रा सीखता रहा। कुरामा ने उसे सिखाया कि सिर्फ आग बनाना ही काफी नहीं, आग को दबाव में बदलना भी आना चाहिए। नारुतो को यह समझने में 2 दिन लगे कि दबाव का मतलब था फटने से ठीक पहले की उपस्थिति। उसने गहरी सांस ली, फेफड़ों तक गर्मी पहुंची, सीना भारी हुआ, और जब उसने मुंह खोला, पहली बार आग बाहर नहीं आई, बल्कि हवा। निराश नारुतो चिल्लाया, लेकिन कुरामा शांत था। हवा गर्म हो रही है, जल्द ही वो दहाड़ेगी। चौथे दिन नारुतो के सीने में इतनी गर्मी जमा हो गई कि उसे लगा उसकी रिब्स फट जाएंगी। जब उसने मुंह खोला, एक भयानक लाल शॉक वेव बाहर निकली। जंगल का पूरा इलाका एक क्षण के लिए डगमगा उठा। इस शॉक वेव में न आग थी, न सामान्य हीट, बल्कि एक ऐसी दहाड़ जो चीजों को अंदर से जलाती थी। जमीन चटक गई, आसपास के 5 पेड़ गिर गए। उनका लकड़ी अंदर से काली हो चुकी थी, जैसे उन्हें किसी ने उबाल दिया हो। नारुतो ने पहली बार महसूस किया, वो चीजें तोड़ नहीं रहा था, वो उन्हें मिटा रहा था। तीसरे हफ्ते में कुरामा ने कहा, अब अंतिम चरण, काली आग। नारुतो ने माथे से पसीना पोंछा। उसे लगता था कि काली आग किसी माइथोलॉजी की चीज है, लेकिन कुरामा ने समझाया, ये आग प्रकृति नहीं बनाती, ये आग नफरत बनाती है, तुम्हारे अंदर की। नारुतो ने आंखें बंद कीं और अपने अंदर उस सारी जलन, दर्द, घृणा और तिरस्कार को याद किया जो उसने बचपन से सहा था। उसे इरुका का दया भरा चेहरा याद आया, गांव के लोग जो उसे देखकर डरते थे, वो बच्चा जिसे किसी ने घर नहीं दिया। उसके अंदर कुछ उबलने लगा। गर्मी उसकी नसों में दौड़ने लगी। चक्रा बाहर निकला, आग जली, लेकिन इस बार लाल नहीं, काली। जंगल अंधेरे से भी अधिक काला हो गया। नारुतो ने इस जुत्सु की शक्ति टेस्ट करने के लिए पास के भेड़िए पर हाथ बढ़ाया। आग की काली बेड़ियां जमीन से उठकर भेड़िए को लपेटने लगीं। भेड़िया चीखा, लेकिन नारुतो पीछे नहीं हटा। काली आग ने पहले उसके पैरों को खाया, फिर उसका फर जलकर हवा में राख बन गया, फिर उसका पूरा शरीर धुएं में घुल गया। नारुतो के सामने न लाश बची, न हड्डी, सिर्फ राख का एक छोटा सा बादल। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुरामा धीरे से बोला, अब तुम आग को नहीं सीख रहे, आग तुम्हें सीख रही है। नारुतो ने अपनी सांस रोकी और समझ गया, ये ट्रेनिंग सिर्फ शुरुआत है। आग उसके हाथों में थी और दुनिया जल्द ही उसकी पकड़ में आएगी। पहली आग के बाद जंगल कभी वैसा नहीं रहा। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब काली मिट्टी और जली हुई लकड़ी की गंध थी। हवा में अब भी राख तैर रही थी। इतनी महीन की सांस के साथ भीतर चली जाए। उस राख के बीच नारुतो खड़ा था, नंगे पांव, जले हुए मैदान के केंद्र में। उसकी सांसें शांत थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ लगातार हिल रहा था। आग ने उसे सिखाया था कि शक्ति कैसे पैदा होती है। अब हवा उसे सिखाने वाली थी कि मौत कैसे दी जाती है। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। बादल धीमे धीमे खिसक रहे थे। हवा चल रही थी, सामान्य, निर्दोष, अदृश्य। कुरामा की आवाज उसके भीतर गूंजी, इस बार बिना हंसी के।
आग सबको चेतावनी देती है, लेकिन हवा मारती है बिना बताए। नारुतो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने आग की तरह हवा को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने उसे सुना, पत्तों की सरसराहट, दूर बहते पानी की हल्की गूंज, अपने ही कपड़ों की फड़फड़ाहट। हवा हर जगह थी और यही उसे खतरनाक बनाता था। पहले 7 दिन नारुतो ने एक भी जुत्सु नहीं किया। वो बस चलता रहा, जंगल में, जली जमीन पर, नदी के किनारे, पहाड़ियों के बीच। कुरामा ने उसे मना किया था चक्र इस्तेमाल करने से। हवा को आदेश मत दो, पहले समझो कि वो क्या चाहती है। नारुतो ने हवा को अपनी त्वचा पर महसूस किया, कभी ठंडी, कभी भारी, कभी तेज, कभी लगभग मृत। वो घंटों एक ही जगह खड़ा रहता, हथेलियां खुली, आंखें बंद। कई बार उसे लगा कि कुछ हो रहा है, फिर कुछ नहीं होता। झुंझलाहट बढ़ी, लेकिन नारुतो ने उसे दबा दिया। वो जान चुका था, जल्दी यहां मौत होती है। 7वें दिन, बिना चेतावनी, नारुतो ने महसूस किया, उसके दाएं हाथ के सामने हवा थोड़ी कटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खींच दिया हो। नारुतो की पलकें फड़कीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन पास की घास एक सीधी रेखा में गिर गई। नारुतो की सांस रुक गई। कुरामा ने कहा, अब तुम सुन रहे हो। नारुतो ने अगले कई दिन उसी सेंसेशन को दोहराने में लगाए। हाथ को हल्का सा घुमाना, हवा को दबाना नहीं, बस मोड़ना। पहले कट अस्थिर थे, कभी हवा बिखर जाती, कभी सिर्फ पत्ते हिलते, लेकिन हर असफलता नारुतो को शांत बनाती गई। एक सुबह, जब धुंध अभी जंगल में अटकी हुई थी, एक जंगली हिरण झाड़ियों से निकला। नारुतो ने उसे देखा और कुछ भी महसूस नहीं किया, न गुस्सा, न दया, बस अभ्यास। उसने अपना हाथ बहुत धीरे घुमाया, कोई आवाज नहीं हुई। हिरण ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसका सिर शरीर से अलग होकर नीचे गिर गया। शरीर 2 सेकंड तक खड़ा रहा, फिर धड़ाम से गिर पड़ा। खून जमीन पर फैला, लेकिन नारुतो ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वो अपने हाथ को देख रहा था। उसने हवा को काटा था। ये था साइलेंट गिलोटीन। कुरामा की आवाज में पहली बार स्वीकृति थी। अच्छा, अब तुम मार सकते हो बिना दिखाए दिए। दूसरा हफ्ता, हवा को बांटना। हवा को काटना सीख लेने के बाद नारुतो को लगा वो बहुत कुछ जान गया है। कुरामा ने उस भ्रम को तोड़ दिया। एक को मारना आसान है, कई को मारने के लिए हवा को बांटना पड़ता है। नारुतो ने हवा में चक्र को पतली धाराओं में तोड़ना शुरू किया। हर धारा एक ब्लेड, पतली, तेज, अदृश्य। पहले प्रयास में ब्लेड्स बिखर गईं, दूसरे में वे आपस में टकराईं, तीसरे में नारुतो खुद कट गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। कुरामा हंसा नहीं, अब सीख रहा है। नारुतो ने दर्द को अनदेखा किया। उसने अपने चक्र को और रिफाइन किया। एक शाम उसने हाथ फैलाए, हवा कांपी, और फिर चारों दिशाओं में कुछ अदृश्य निकल गया। पास के 5 पेड़ एक ही समय पर सीधे साफ कट के साथ गिर पड़े। नारुतो की आंखें पहली बार चौड़ी हुईं। ये था रेजर स्टॉर्म स्कैटर। तीसरे हफ्ते की रात, नारुतो को किसी की मौजूदगी महसूस हुई। हल्की, प्रशिक्षित, सावधान। आनबू नहीं, लेकिन निंजा। एक रोग शिनोबी जो शायद इसी जंगल में छुपा था। नारुतो ने खुद को नहीं छुपाया, वो बस खड़ा रहा। आदमी ने हमला किया, कुनाए, सीधा नारुतो की गर्दन की ओर। नारुतो हिला नहीं, उसने बस हवा में हाथ घुमाया। साइलेंट गिलोटीन। आदमी का हमला बीच में रुक गया, उसका सिर गिरा, कुनाए जमीन में गड़ा। नारुतो ने पहली बार एक इंसान को बिना छुए मारा था। उसने लाश को देखा और फिर आगे बढ़ गया। उसके कदम भारी नहीं थे। चौथे हफ्ते
कुरामा ने नारुतो को अंतिम लेसन दिया। नारुतो ने हवा को घुमाना शुरू किया, पहले हल्का, फिर तेज, फिर इतना तेज कि पत्ते ऊपर उठने लगे। एक भंवर बन रहा था, लेकिन स्थिर नहीं। नारुतो कई बार बेहोश हुआ। हवा कंट्रोल से बाहर निकलती, पेड़ टूटते, जमीन उखड़ती। लेकिन एक दिन वो भंवर स्थिर हो गया, खामोश पर घातक। नारुतो ने एक बड़े जंगली भालू को खत्म किया। भालू दहाड़ता हुआ दौड़ा। नारुतो पीछे नहीं हटा। भालू भंवर में घुसा और उसकी दहाड़ अचानक रुक गई। उसका शरीर हवा में उठा, फिर टुकड़ों में। खून हवा में घुल गया। मांस के छोटे टुकड़े बारिश की तरह नीचे गिरे। भंवर रुका। नारुतो अकेला खड़ा था। ये था विंड बरियल वॉर्टेक्स। 30 दिन पूरे हो चुके थे। नारुतो अब हवा को देख नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि वो कहां है और क्या कर रही है। उसके कदम अब हल्के थे, उसकी मौजूदगी खामोश। जहां वो जाता, जंगल चुप हो जाता। कुरामा ने अंतिम बार कहा, आग ने तुम्हें शक्ति दी, हवा ने तुम्हें शांति दी। नारुतो ने आंखें बंद कीं। अगला महीना और भी दर्द देने वाला था, क्योंकि अगला तत्व दिखाई नहीं देता, लेकिन शरीर के भीतर सीधे हमला करता है। नारुतो ने धीरे से कहा, लाइटनिंग। और अंधेरे में एक नीली चमक उसकी आंखों में जली। कुरामा ने इस बार कोई ध्यान, कोई महसूस करने वाला अभ्यास नहीं दिया। सीधा आदेश था, अपने शरीर में बिजली उतार। नारुतो ने पहली बार लाइटनिंग चक्रा को अपने हाथों में इकट्ठा किया। तुरंत उसकी नसों में आग दौड़ गई। उसका शरीर झटका खा गया, मांसपेशियां अकड़ गईं, दांत भींच गए। वह गिर पड़ा। जमीन पर तड़पते हुए उसने महसूस किया, बिजली चक्रा को काटती नहीं, वह उसे फाड़ती है। पहले दिन नारुतो 10 बार बेहोश हुआ। हर बार उसके शरीर पर छोटे छोटे जलने के निशान उभर आते। नसें नीली दिखने लगतीं, उंगलियां कांपतीं। कुरामा चुप रहा। चौथे दिन नारुतो खड़ा रह पाया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। उसने बिजली को शरीर में बहने दिया। दर्द था, लेकिन अब वो उसे तोड़ नहीं रहा था। दूसरे हफ्ते कुरामा के ज्ञान के साथ नारुतो ने पहला जुत्सु बनाया और सीखा। नारुतो ने चक्रा को अपनी त्वचा से बाहर फैलाया। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर हवा कांपी। एक अदृश्य झटका चारों ओर फैला। पास उड़ता एक पक्षी हवा में ही अकड़ गया और नीचे गिर पड़ा। उसका दिल धड़कना भूल गया था। नारुतो ने फिर किया। इस बार 2 जानवर, तीसरी बार एक पूरा झुंड। ये था स्टैटिक पल्स। बिना खून, बिना आवाज, सीधी मौत। नारुतो को ये जुत्सु पसंद आया। कुरामा ने नारुतो को मजबूर किया कि वो अपने शरीर की हर नस को महसूस करे। कलाई, गर्दन, रीढ़। नारुतो घंटों पत्थर पर बैठा रहता, बिजली को बेहद पतली धार में अपनी नसों से गुजारता। एक गलती और नस फट जाती। एक रात उसकी बाह ने जवाब देना बंद कर दिया। वो गिरा नहीं, वो वहीं बैठा रहा जब तक सेंसेशन वापस नहीं आया। तीसरे हफ्ते के अंत में नारुतो ने सीखा न्यूरल ब्रेक, शरीर का विश्वासघात। ये जुत्सु कुरामा ने नाम नहीं दिया, नारुतो ने खुद बनाया। उसने बिजली की एक बेहद पतली सुई बनाई, इतनी पतली कि दिखे ही नहीं। एक रोग निंजा जिसे नारुतो ने जानबूझकर पास आने दिया।
लड़ाई शुरू हुई। कुनाए, शुरिकन, चक्रा। नारुतो ने बस एक उंगली आगे बढ़ाई। आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर ने सुनना बंद कर दिया था। वो जमीन पर गिरा, होश में था, सांस चल रही थी, लेकिन हिल नहीं सकता था। नारुतो उसके पास बैठ गया। उसने इंतजार किया। 5 मिनट, 10। दिल की धड़कन धीरे धीरे गलत होने लगी, फिर रुक गई। नारुतो खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। चौथे हफ्ते नारुतो ने जोखिम लिया। उसने बिजली चक्रा को पूरे शरीर की नसों में एक साथ दौड़ाया। कुरामा चिल्लाया, अगर कंट्रोल टूटा तो मर जाएगा। नारुतो नहीं रुका। उसकी त्वचा के नीचे नीली रोशनी दौड़ने लगी। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, मांसपेशियां असामान्य रूप से तेज हो गईं। वो गायब हुआ। एक पल, दूसरे पल 10 मीटर दूर। उसकी गति आंख से तेज थी। उसने एक पेड़ पर मुक्का मारा। पेड़ फटा नहीं, वो अंदर से जल गया। ये था थंडर वेन मोड। 5 सेकंड, बस 5। फिर नारुतो गिर पड़ा। नाक से खून बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो हंसा नहीं, वो मुस्कुराया भी नहीं। उसने बस याद रखा। महीने का अंत हुआ और 3 महीने में 3 नेचर एलिमेंट नारुतो अब लड़ाई नहीं करता था। वो बस तय करता था कौन कितनी देर जिएगा। कुरामा ने धीरे से कहा, अब तुम एक हथियार नहीं हो, तुम एक प्रक्रिया हो। नारुतो ने आसमान की ओर देखा। बादल गरजे, नारुतो ने फुसफुसाया और बारिश धीरे धीरे गिरने लगी। नारुतो अब 3 चक्रा नेचर के साथ और भी ताकतवर और खतरनाक हो चुका था और दूसरी तरफ कोनोहा में चुनिन एग्जाम की तैयारी हो चुकी थी। सास्के और सकुरा के साथ एक डेंजो के रूट से रेस्क्यू किए हुए बच्चे को रखा गया। साई नाम था और ककाशी के नेतृत्व में ये टीम बहुत अच्छा कर रही थी। चुनिन एग्जाम के लिए तैयारी चालू थी और नारुतो मेन्मा उजुमाकी के नाम से बिना किसी टीम के मास्क पहन के इसमें भाग लेने के लिए जाता। उसे कोई इसीलिए भी नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने आने वालों को रंग करवा लिया था और उसकी नीली आंखों में ट्रेनिंग के समय ब्रूटल तरीके से खून जाने और फायर स्टाइल के खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने के कारण पहले ही लाल हो चुकी थीं, तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। तो अगली वीडियो में देखेंगे क्या होता है कोनोहा के साथ जब एक तूफान उसके यहां पहुंच चुका है। और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।